नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर जिसमें अमेरिका पछड़ते जा रहा है और अमेरिका की साख जो है अब सवालों के घेरे में आ गई है। अमेरिकी हथियारों की साख अब सवालों के घेरे में इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि बैक टू बैक ईरान इस तरीके की तस्वीर दिखा रहा है जिसके जरिए अमेरिका घिरता जा रहा है। ईरान के बीच छिड़े इस भीषण जंग में अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया, लेकिन इस जंग के मैदान से जो तस्वीरें और दावे सामने आ रहे हैं वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ईरान दावे कर रहा है, ईरान ने दावा किया है कि उसने एक अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है और इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि विमान को एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया गया और पायलट के एग्जैक्ट यहां पर टारगेट करने की वजह से अलग अलग तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि पायलट की तरफ से जो दावा किया गया कि प्रिसाइज हिट किया है F-15 को, लेकिन अभी दावे बनाम हकीकत की ये लड़ाई जो है वो आगे भी बदस्तूर जारी है। यही नहीं, ईरान की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि पायलट को बचाने के लिए पहुंचे अमेरिकी हेलीकॉप्टर और विमान पर भी जवाबी कार्रवाई की गई। ईरान ने अमेरिकी F-35 और F-15E जैसे अत्याधुनिक विमानों को निशाना बनाने के लिए हीट सीकिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो कि दुश्मन के इंजन की गर्मी को ट्रैक करके सीधे टारगेट हिट कर सकती है। ईरान ने अमेरिकी F-35 पर हमला करके अमेरिका के इस घमंड को चूर चूर कर दिया है। अमेरिका ने यह भी माना है कि सैन्य अभियान के दौरान उसके एक F-35 विमान को गंभीर नुकसान पहुंचा है और जो स्टेल्थ फाइटर्स थे उन्हें भी नेस्तनाबूद ईरान ने कर दिया है। तो ये नुकसान की जो कीमत है अमेरिका को चुकानी पड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने लंबे समय से रूस और चीन की मदद से अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW दस्ते को मजबूत किया है। ईरान सैकड़ों सस्ते ड्रोन और मिसाइलों को एक साथ दाग रहा। उन्हें रोकने के लिए अमेरिका को अपने करोड़ों डॉलर के महंगे इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल पड़ रहा है और इंटरसेप्टर पर खर्च करके ये अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट के रूप में सामने आ रहा है। स्थिति यह है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक भी खत्म होने लगा है, जबकि ईरान अभी भी छोटे और सस्ते ड्रोन से हमला कर रहा है। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की तस्वीर जो है वो बन रही है और हालात इस वक्त क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है वो इस वक्त किस तरीके से इस मुहाने पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। चलिए जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप के दावे हम आखिर फेल क्यों बता रहे हैं। ट्रंप का बड़ा दावा 90% मिसाइलें तबाह और ईरान ने ट्रंप का तेल अब निकाल दिया है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है। दावा बड़ा लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। ये दावे इसलिए फेल बताए जा रहे हैं क्योंकि ईरान बैक टू बैक दंश पहुंचा रहा है और बड़े झटके ट्रंप को दे रहा है। ईरान की मार से खाड़ी देश परेशान है। गल्फ कंट्रीज में इस तरीके के हालात बने हुए कि लाले पड़े हुए हैं। वहां कब कहां कैसा और कितनी इंटेंसिटी के साथ हमला हो जाए कुछ नहीं कोई किसी को पता। और अमेरिका के साथ अरब पर इसकी मार जो है वो भीषण तौर पर पड़ रही है, जिसकी वजह से जो दावे हैं ट्रंप के खोखले साबित हो रहे हैं। मिसाइल स्टॉक का गलत अनुमान रखना, ईरान जो है एक तस्वीर जिसमें दिखाता हुआ नजर आया, ईरान ने जो पूरी दुनिया को दिखाया शायद वो झूठ था, जिस वजह से ट्रैप में ट्रंप फंस गए और उसे हकीकत मानते हुए जो स्टॉक उन्होंने रेडी रखा था वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हुआ, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर में लड़ने के लिए अपनी जो है मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर ईरान ने अपनी तस्वीर दिखाई। ईरान की ताकत को कम आंका गया, कम समझा गया, खुफिया एजेंसियां फेल हुई, उनके आंकड़े फेल हुए, उनके आंकलन को धता बताते हुए ईरान आज के दिन भी हमले कर रहा है। यानी कि ये तस्वीर दिखाती है कि जो ट्रंप के दावे हैं वो किस तरीके से फेल हो रहे हैं और लगातार सुपर पावर का जो सिस्टम है वो भी इसके जरिए कोलैप्स हो चुका है। हीट सीकिंग बेअसर साबित हुआ।
साथ ही दाव पर सुपर पावर की जो साख है वो भी बताई जा रही है। अब चलिए कुछ और डिटेल्स आपके सामने रख देते। जंग में अमेरिका को नुकसान अभी तक कितना हुआ है? 3 हफ्तों की बात करें, $2.9 बिलियन का नुकसान। साथ ही जंग में अमेरिका को अरबों डॉलर के उन्नत ड्रोन और विमान खाक होने का भी नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही साथ इसमें आपको बता दें कि अमेरिका के 15 से ज्यादा लड़ाकू विमान तबाह हो गए हैं। इस दंश को झेलते हुए वो खाक हो चुके हैं। 30 दिनों के भीतर सेना पर 4.7 लाख करोड़ का खर्च आया है और ये खर्च जो है दिखाता है कि दुनिया भर में सुपर पावर की पकड़ कमजोर है। रेडार सिस्टम की बात करें, संचार सिस्टम की बात करें तो बुनियादी ढांचे हिल गए हैं अमेरिका के, तबाह हो गए पूरी तरीके से। और साथ ही यह भी देखा गया है कि सैन्य संपत्तियों को 24,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। आर्थिकी तौर पर इसे अमेरिका कैसे ले रहा है और 1000 से ज्यादा मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 850 टॉमहॉक मिसाइल फायर किए गए। ये रक्षा प्रणाली का वो हिस्सा रहता है जिसमें सबसे पहले अगर अमेरिका किसी भी देश पर हमला करता है तो टॉमहॉक मिसाइल नंबर 1 प्रायोरिटी होती है और वो भी 850 के नंबर्स में खत्म हो चुके हैं। पहली बार राष्ट्रीय कर्ज $39 ट्रिलियन पार कर चुका है। यानी कि अब आप देखिए, सुरक्षा का मुआयना हो या डिफेंस को लेकर तस्वीर हो, सारा पैसा अमेरिका ने फूंक दिया। लेकिन इसके बावजूद भी सिकंदर कौन बना? ईरान। और यहां पर हम देख रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 देश कहे जाने वाला, सुपर पावर कहे जाने वाला, अब इस लाचारी के साथ अपनी तस्वीर दिखा रहा है जिसमें हथियारों का बड़ा जखीरा बड़े नुकसान को उठाते हुए नजर आ रहा है। सवाल यही कि क्या किसका जोर अभी तेज पड़ रहा है, कौन कमजोर पड़ रहा है और वर्ल्ड ऑर्डर इसके जरिए क्या अब बदलने वाला है? खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है, उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दो, फिर ये चर्चा आगे ले जाएंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही अजिताभ सिंह हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। तीनों का मैं बहुत स्वागत करूंगी। सवाल यूके देवनाथ सर आप ही से, इजराइल के आगे अमेरिका झुक गया, क्या अपनी लड़ाई मान ली? इजराइल की लड़ाई को अपना मानकर टांगे तो घुसा ली, लेकिन अब उसका दंश भी अमेरिका झेल रहा है। इतना अरबों खरबों का नुकसान हो गया है। कहते हैं कि सोने की हथौड़े से एक ऐसी चीज को मारे जो कि लोहे का है, जो कि कभी भी खत्म हो सकता है और उसको अपने वजूद की चिंता भी नहीं है। जी हाँ रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने जब ये युद्ध चालू किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये युद्ध चालू किया था, तो उनको भी अंदेशा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा। उन्होंने सोचा था कि वेनेजुएला की तरह से ये युद्ध जो है 1 2 3 दिन में खत्म हो जाएगा और 1 मार्च 2 मार्च की सुबह पर ईरान की जनता सड़कों पर आ जाएगी। खामेनी और जो ईरान के टॉप लीडर्स हैं, पेजेश्कियन प्रेसिडेंट, उन सबको भगा देगी, वो रशिया भाग जाएंगे और फिर 3 4 मार्च तक तेहरान में एक अमेरिका समर्थित पिट्टू सरकार को बिठा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस युद्ध में हर रोज 1 बिलियन से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपने दिखाया, अभी तक करीबन $35 बिलियन से ज्यादा का उनका खर्चा हो चुका है। उन्होंने इस युद्ध को लड़ने के लिए अमेरिका की कांग्रेस से $200 बिलियन की एडिशनल मांग की है। और तो और ज्यादा सरप्राइजिंग है कि अब उनका अमेरिकन कांग्रेस के सामने प्रस्ताव जा रहा है कि क्योंकि युद्ध चल रहा है तो इसीलिए अगले साल का जो डिफेंस बजट है वो 42% बढ़ाने की दरकार है। यानी अमेरिका ऑलरेडी खर्चा क्या सिर्फ डिफेंस में ही करना है उन्हें? वहां पे विपक्ष कुछ कहेगा नहीं क्या? देश के भीतर इसको लेकर के संग्राम नहीं होगा क्या? डेमोक्रेट्स ये होने देंगे क्या? दैट्स द क्वेश्चन। हाँ रितु, आपका सवाल एकदम सही है। वहां दिक्कत ये आ रही कि डेमोक्रेट्स जो हैं कांग्रेस में, उनके सेनेट में उनकी पावर 2 4 6 सीटों से कम पड़ रही है। तो जब भी वोटिंग होती है, रिपब्लिकन जो हैं सब आंख बंद करके डोनाल्ड ट्रंप के जो मत है या उनका जो प्रपोजल है उस पर हाँ यस ये कर देते हैं। और आश्चर्य की बात है कि लास्ट टाइम भी जब इस तरह की वोटिंग हुई थी तो 2 4 डेमोक्रेट्स को भी तोड़ लेते हैं, वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में। हाँ। लेकिन देखो, ये समझना पड़ेगा कि
अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कम होता जा रहा है। अगर ये युद्ध कुछ दिन और चला और 2-4 अमेरिकन युद्ध वॉर प्लेन शॉट डाउन हो गए, हेलीकॉप्टर शॉट डाउन हो गए और 5-10 बॉडी बैग और अमेरिका पहुंच गए, तो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन है, रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी। जी, रितु? योगी देवनाथ सर, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया है और इसी को लेकर के आगे मैं बढ़ाना भी चाहती हूँ। वीएन झा सर, मेरी रिसर्च टीम ने कुछ जो आंकड़े निकाले, कुछ डिटेल्स निकाले, मैं सबसे पहले वो आपके सामने रख देती हूँ, उसके बाद मेरा सवाल रहेगा। पहला ये कि फाइटर जेट्स जो है F-35 लाइटनिंग 2 लगभग 80 से 110 मिलियन डॉलर का, F-15EX तकरीबन 90 मिलियन डॉलर की, F-22 रैप्टर 150 मिलियन डॉलर मिसाइल सिस्टम है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जो है वो 1.5 से 2 मिलियन डॉलर प्रति मिसाइल है। ये कीमतें अब आगे देखिए, MQ-9 जो भी कहा गया था कि इस दौरान जंग के भीतर ईरान ने ये भी मार गिराया था, एक वीडियो इसका भी सामने आया था। 30 मिलियन डॉलर युद्धपोत, अगर बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर USS क्लास की जो है 13 मिलियन डॉलर की है। डिस्ट्रॉयर एयरलेक बर्क क्लास की 2 बिलियन डॉलर्स है। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका का एक एक हथियार सिस्टम कई देशों के पूरे बजट से भी, रक्षा बजट से भी ज्यादा है। आपने ठीक कहा। और देखिए, अभी जो गुरप्रीत देवनाथ ने बताया, गुरप्रीत देवनाथ काफी इम्पोर्टेंट पकड़ रखते हैं। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पकड़ है उनकी युद्ध पे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो उस समय तक यूएस के 16 जहाज गिरे थे। कल सुबह लेट मॉर्निंग F-35 एक गिरा, जिसमें कि पायलट की डेथ हो गई थी। उसके बाद दोपहर शाम में F-15 वो मार गिराया गया। उसमें पायलट्स की क्या दशा है वो अभी हम नहीं बता सकते हैं। ठीक उसके बाद जो जो हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू के लिए गई थी, हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। उसके पायलट्स और उसके जो रेस्क्यू टीम थी, उसकी क्या स्थिति है वो नहीं बता सकते हैं। और कल ही MQ-9 ये वो भी एक मार गिरा गया। तो कल ही 4 एयरक्राफ्ट मार के गिराए गए हैं। तो 16 + 4 ये 20 हो गए। ये उनके फाइटर एयरक्राफ्ट या ड्रोन सिस्टम, जो मेजर ड्रोन सिस्टम है, ये उसकी स्थिति है। अब बात आती है कि जहां तक आपने टॉम हॉक का अपने नाम लिया था। देखिए, टॉम हॉक सिस्टम जो है वो इब्राहिम लिंकन जो इनका USS कैरियर है, उसके साथ में जितने सपोर्ट सर्विसेज हैं, उसके साथ में जो सबमरीन है, फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर है, उनके साथ में ये टॉम हॉक है मोस्टली। और दूसरी तरफ वहाँ पे मेडिटेरियन में भी जो USS फोर्ड है, उनके साथ में है। तो टॉम हॉक का एक लिमिटेशन है कि रेंज उसकी सिर्फ 1000 किलोमीटर है। तो मेडिटेरियन से टॉम हॉक फायर नहीं हो सकती है। इसके लिए जो अरेबियन सी में जो इब्राहिम लिंकन है, उसके जो सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, वहाँ से ये फायर की जा रही। तो उसके लिए मुश्किल क्या है, क्योंकि 1000 किलोमीटर रेंज है, तो इसीलिए लिंकन को आना पड़ता है 1000 किलोमीटर के दायरे में, और यहीं पे उसकी वल्नरेबिलिटी आ जाती है। क्योंकि यमन ने, हुती ने ये वार्निंग दी है कि जिस दिन इब्राहिम लिंकन उसके रेंज के दायरे में आया, वो उसको डुबाएगा। तो डुबा तो नहीं पाया, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा कि इब्राहिम लिंकन USS कैरियर पे, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर पे, उस पे आग लगी हुई थी। तो डैमेज जो हुआ है यूएस का सब्सटैंटिव हुआ है। तो ये लो कॉस्ट हाई डैमेज वाली नीति तो फिर झा सर ये कहेंगे कि कारगर हुई है, सक्सेसफुल भी हुई है कुछ हद तक, कुछ हद तक या पूरी हद तक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका तो अब इसका दंश झेल ही रहा है टू एन एक्सटेंट। क्या होता है कि जब आप वॉर लड़ते हैं, तो वॉर की जो एक एट्रिशन होती है, कुछ चीजें जरूर मार के गिराई जाएंगी। कुछ एयरक्राफ्ट जैसे F-35, ये रडार की पकड़ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी 2 F-35 वहां पे गिराए गए हैं। तो कुछ इंसिडेंटल भी लॉसेस होते हैं, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो यही इस तरह की जो बराबर उसकी लॉस होती जा रही है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन में अब ईरान के पास में वो मिसाइल्स रह गए हैं मोस्टली, जो काफी लिथल हैं, बहुत लिथल हैं। चाहे उसके हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लीजिए या ऑर्डिनरी फतह
फतह 1, फतह 2 लगभग 1,500 किलोमीटर उसका रेंज है, और हाइपरसोनिक भी है। सेजिल उसका 2,500 किलोमीटर रेंज है, हाइपरसोनिक है। खुर्रमशहर 4 खुर्रमशहर तो शायद टेस्ट भी किया था और उसके बाद जंग में भी इस्तेमाल किया है, बिल्कुल इफ आई एम करेक्ट। हाइपरसोनिक मिसाइल है। 2,000 से 3,000 किलोमीटर तक उसका रेंज है, डिपेंडिंग ऑन द पेलोड। तो अब ये जो मिसाइल्स यूज हो रहे हैं, ये अचूक मिसाइल्स हैं। अक्सर जो जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको पकड़ नहीं पाती हैं। तो और यही चीज आपने आज आज के सुबह में न्यूज देखा होगा कि इसराइल के, मिडिल इसराइल में और सदर्न इसराइल में ये सब मिसाइल्स गिरे हैं और सब्सटेंशियल डैमेज हुई है। ओके। और कल भी जो उनके कुछ मिसाइल्स थे वो नॉर्दर्न इसराइल में भी गिरे हैं, और वहां भी हाइफा में काफी सारा आग लगा हुआ है। तो डैमेजेस हो रहे हैं, जो वॉर की जो डैमेजेस हैं वो हो रहे हैं। दूसरी तरफ लेबनान की बात अलग है। वहां तो इसराइल जो है वहां पे हिजबुल्लाह के ठिकाने पे अटैक कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए। तो मिला जुला के ये जो वॉर चल रहा है यूएस और ईरान के बीच में, अब दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत होता हूँ। और जहाँ सर अजिताभ जी हमारे साथ कनेक्ट है, अजिताभ जी एक पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगी, हीट सीकिंग एबिलिटी, उस तकनीक का इस्तेमाल करके कई जो मिसाइलें अमेरिका के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई, उसका प्रोडक्शन हुआ और वो इस्तेमाल इस जंग में की गई, तो हीट सीकिंग भी बेअसर अभी नजर आ रही है। तो हर एक तकनीक पर एक अलग मारक क्षमता के साथ, चाहे वो लो कॉस्ट मिसाइल्स के जरिए हो या ड्रोन्स के जरिए हो, ये तो दिखा दिया ईरान ने कि कैपेबिलिटी और अगर कहा जाए क्वालिटी, ये दोनों ही चीज़ें कॉन्फिडेंस के आगे बेअसर हो जाती है, जो कॉन्फिडेंस अभी ईरान दिखा रहा है। देखिए ऋतु जी, एक चीज यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि वेपन्स के अलावा अमेरिका ने ईरान को कुछ और ऐसे वेपन्स दे दिए हैं जो जिससे उसकी मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। ड्रोन्स, लो कॉस्ट ड्रोन्स तो ठीक है, मिसाइलें उनके पास हैं, उसकी ओवर अ पीरियड अगर देखा जाए तो पिछले 35-36 दिन में उस ईरान के जो नंबर ऑफ हिट्स हैं, चाहे वो ड्रोन हो चाहे मिसाइल हो, वो निश्चित रूप से कम हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो चाहता था कि इसको हम WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना बना दें, इसको न्यूक्लियर ना होने दें, न्यूक्लियर वेपन्स ना हो उसका उल्टा रहा है। एक तरफ तो कहा जा सकता है कि ईरान ने जो एनर्जी वॉर है वो जीत लिया है, हॉर्मुज को सीज करके, क्लोज करके उसने एनर्जी वॉर को जीत लिया है। दूसरे वॉर तो अगर जीते ना जीते वो अपनी जगह है। दूसरा, ये जो हॉर्मुज को एक तरह से रीडिस्कवर्ड, ईरान ने हॉर्मुज को हथियार के रूप में फिर से डिस्कवर कर लिया, इसके पीछे भी अमेरिकन चाल की ही वजह से ऐसा हुआ है। और आज देखिए कि वो WMD से ज्यादा पोटेंट हो गया है, खतरनाक हो गया है। एक कह लीजिए कि न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक हॉर्मुज एक हथियार के रूप में निकल के आया है। जब चाहेगा ईरान इस पूरे सोचिए, हॉर्मुज 20% से ज्यादा तेल का और 25% लगभग गैस का वहां से आवाजाही होती है। उतना ही नहीं, आप और एक चीज यहाँ पे ध्यान कीजिएगा, हमारे 2 रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कि उस एरिया से, हॉर्मुज से अमेरिका के बहुत सारे जो वेपन्स हैं, उसके बेसेस के जो इक्विपमेंट्स हैं, वो भी अमेरिका उसी रास्ते से अपने बेसेस को भेजता है। तो वो उस पर भी रोक लगेगी। तो एक तरह से इससे 3-4 तरफ से कह लीजिए अमेरिका को ईरान मार कर रहा है। एक जब हम बात कर रहे हैं, इस दौरान फेडरल रिजर्व चीफ जेरम पावेल का एक बयान सामने आ रहा है जो मैं पढ़ रही थी। बयान ये है, पिछले 6 महीने में अमेरिका के प्राइवेट सेक्टर में 0 नए जॉब सामने आए हैं। ये बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। तो चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, ट्रंप कर क्या रहे हैं इस नीति के तहत? सिर्फ और सिर्फ खुद को युद्ध में धकेल दिया और आर्थिकी का कुछ सोचा नहीं क्या पहले? बिल्कुल, ये ऐसा दिख रहा है कि एक तरफ तो अमेरिका अपनी जीत में भी उसको हार दिख रही है, दूसरी तरफ जो आर्थिक फ्रंट की आपने बात की, अमेरिका के अंदर डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा जैसे नो किंग्स मूवमेंट हुए, क्यों हुआ आखिर? अमेरिका में महंगाई दर, अमेरिका में पेट्रोल और गैस की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, अमेरिका में महंगाई बढ़ी है, उसके अलावा अब बेरोजगारी भी वहां से काफी बढ़ी है। तो ये जो पॉवेल साहब का स्टेटमेंट है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अमेरिका काफी लॉस में जा रहा है, वेपन्स पे इतने ज्यादा खर्च हो रहे हैं उसके,
और उतना ही नहीं, उसके अलावा इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, उधर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो कहां से, देयर इज अ लिमिट, कितना वो अफोर्ड करेगा, और इसका खामियाजा जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है उसमें दिखेगा। क्योंकि आम आदमी अगर परेशान होगा, अगर वहां पे इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ रहा है, महंगाई दर भी बहुत बढ़ रही है, तो ये सबसे, और जितना ज्यादा वार लंबा खींचेगा, ये अमेरिका के लिए, खास करके राष्ट्रपति ट्रंप के हित में नहीं है। क्योंकि कांग्रेसनल इलेक्शन जो अभी मिड टर्म होने जा रहा है, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों के बहुत मैंने भाग्य का एक तरह से कहिए फैसला होना है, उस पे इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। यूके देवनाथ सर, अब इसमें आ जाते पाकिस्तान और मध्यस्थ देशों के बारे में, ज़रा इस पर आप गौर से बताइएगा कि ये जो मध्यस्थता का रास्ता एक बीच वाला निकाला गया है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक XYZ कंट्री है जिसकी मध्यस्थता को हम देखते हुए अगर कहें तो 48 घंटे का जो सीज फायर था, 48 घंटे के लिए हम फायर नहीं करेंगे, ये वाला पैक्ट सर आपको कितना कारगर लग रहा है? और ये कौन सा देश हो सकता है? सऊदी है क्या ऐसा? रितु, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, इनके ऑफिशियल्स जमा हुए थे। चीन ने भी इसको बाद में ज्वाइन किया। ठीक है। हो ये रहा है कि मीटिंग तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि शादी है लेकिन दूल्हा दुल्हन किधर है? बाराती तो सारे पहुंच गए। इस मीटिंग में ना ईरान का कोई रिप्रेजेंटेटिव था, इस मीटिंग में ना अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेटिव था। तो जितने भी रिकमेंडेशन आते हैं उनका कोई तुक नहीं बैठता है। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा है कि युद्ध बंद करो, ये तो दुनिया के सारे देश बोल रहे हैं, इसके लिए इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग करने की क्या जरूरत है? इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में बोला है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल देना चाहिए, ये तो दुनिया के सारे देश बोल रहे हैं। ये तो भारत सरकार का, हमारा इतना अच्छा रिलेशन है ईरान के साथ, हमने भी ईरान को डिप्लोमेटिक लेवल पर, विदेश मंत्रालय के लेवल पर, क्योंकि वो हमारा मित्र देश है, हमने बोला है भाई युद्ध मत करो, बातचीत कर लो, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल दो। भारत के कहने पर ईरान ने भारत के शिप्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल दिया है। तो पाकिस्तान जो ये इनिशिएटिव ले रहा है, इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। एक चीज ऋतु मैं बताना चाहता हूं आखिरी शब्द में, इसमें जहां तक चीन की भागीदारी है, देखो अमेरिका बहुत खुश है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है, ईरान से कच्चा तेल वो कम आ रहा है, तो ईरान के कच्चे तेल पर चीन बहुत बड़ी हद तक डिपेंडेंट था। सस्ते में भी लेता था, युआन में पेमेंट करता था। अब चीन को मजबूरी में, अगर ये युद्ध ऐसे चलता रहा, ठीक है ईरान कह रहा है कि वो चीन के शिप्स को आने देगा, लेकिन एक दो शिप्स आते हैं, तो चीन को आस्ते आस्ते रूस से कच्चा तेल मंगाना पड़ेगा। लेकिन इस युद्ध का फायदा उठाते हुए, क्योंकि दुनिया भर में ब्रेंट क्रूड चला गया $110 पर बैरल, WTI क्रूड चला गया $106 पर बैरल, तो रूस ने भी अपने कच्चे तेल की कीमत बढ़ा दी है। तो चीन को जब अब रूस से कच्चा तेल लेना पड़ेगा, तो रूस से महंगा कच्चा तेल लेना पड़ेगा। अमेरिका इस पूरे गड़बड़ से बहुत प्रसन्न है कि चीन को लपेटे में ले लिया। जी, अमेरिका तो प्रसन्न है, लेकिन अब आने वाले समय में वीएन झा सर होने क्या वाला है? मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि अगर चीन के पास भी तेल नहीं है, जो कि कहा जाए एलाइज है, ईरान, रूस और चीन, अब उनके पास ईरान का तेल नहीं पहुंचेगा तो रूस क्या इसे एंटरटेन करेगा? क्या ये रूस के लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा? अभी फॉर इमीडिएट इफेक्ट तो रूस का तेल ज्यादा बिकेगा। अमेरिका ने टेम्परेरी रूस से प्रतिबंध भी हटा लिए हैं कुछ हद तक, तो रूस का भी तेल जरूर बिकेगा, उसको फायदा होगा। लेकिन ओवर अ लॉन्ग रन तो क्या होने वाला है, दिस इज ये सप्लाई चेन का डिसरप्शन है। और इसमें सिर्फ तेल ही नहीं, इसमें तेल भी है, गैस भी है, LNG PNG दोनों चीज़ें हैं, इसके बाद फर्टिलाइजर हैं, इसके साथ और भी जितने जो व्यापार होते हैं ये खाड़ी के देशों से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाते हैं, शिपिंग उधर से जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे दुनिया को इसको के ऊपर में असर पड़ेगा इसका। बात बची सिर्फ अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो देखिए जैसे भारत ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि जितना तेल अब ईरान से कम आ रहा है, चाहे एनर्जी के, चाहे तेल हो या गैस हो, भारत और सारे प्रोवाइडर्स जो हैं उनको अपने साथ में लिया हुआ वहां से भी अब मंगाना शुरू कर दिया है। लेकिन
जो एनर्जी वहां पे खत्म हो रही है, जितने जितने आग लग रहे हैं वेल्स में, जितना उनका बर्बादी हो रहा है, ये तो कहीं न कहीं आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। आज के दिनों में जितने खाड़ी के देश हैं, उन सबों ने अपने तेल और गैस की सप्लाई को, खास करके मैं बता रहा हूँ कि जो अमेरिका के खेमे में है, उन्होंने बंद कर दिए हैं। ईरान ने भी अपने कुछ वेल्स को बंद कर दिए हैं। और गैस को जब एक बार आप बंद करते हैं तो उसको खोलने में फिर वीक्स लग जाते हैं। तो इमीडिएटली जब जिस दिन खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके बाद भी इमीडिएटली ये सप्लाई चेन जो होंगी वो दुरुस्त नहीं होंगी। दूसरी चीज, दाम जो बढ़ रहा है, दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, $100 $110 के आसपास में गया था। लेकिन वहां से जो गैस जो जो चीजें आती हैं, तेल आती हैं, ये जो सप्लाई जो कंटिन्यू होना चाहिए, ये कंटिन्यू होना चाहिए। रिक्वायरमेंट थी कि रोज के रोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कम 100 शिप्स निकले। यूरोप तो लगभग पूरा का पूरा इस पे AIPAC फैक्टर कितना काम करेगा सर? वो प्रो इजराइल जाएगा, प्रो अमेरिका जाएगा या प्रो ईरान जाएगा? क्या क्या फिर से कहिए आप। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जानना चाह रही हूँ कि एक लॉबी जो थी अमेरिका के साथ, जो लामबंद हो रहे थे देश, वो किस फेवर में जाएंगे? इजराइल प्रो होंगे या ईरान प्रो होंगे अभी? देखिए, अमेरिका क्या चाहता था और क्या चाहता है इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आज के दिन में रिक्वायरमेंट ये है कि चाहे वो लॉबी कर रहा हो, चाहे वो पहले, आपको याद है जब जब पाकिस्तान को अमेरिका ने तेल बेचा था, तो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इसके ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि इंडिया कैन बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान। और देखिए पाकिस्तान का क्या हाल है भाई, वहां पे तेल जो है वो पेट्रोल जो है 540 रुपए किलो ये लीटर हो गई है। तो ये ट्रम्प क्या कहते हैं, उनका लॉबी क्या है, उनके साथ में जो लोग हैं उसकी क्या हाल है। पर लेकिन अभी मैं तक की तो तस्वीर ये है कि नेटो साथ नहीं दे रहा था, तो अब उन लॉबी वाले देशों का होगा क्या, उनके ऊपर क्या असर होगा और वो क्या साथ आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। आप तीनों ही जुड़े, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कनेक्ट होने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। देखना होगा कि आखिर वर्ल्ड ऑर्डर का होने क्या वाला है, क्या ये पहिया जो है ये अब बदलने वाला है, ये चलता है तो किसके फेवर में चलेगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।